Hello students, welcome back to our channel. So इनकम टैक्स की लास्ट कुछ क्लासेस में हमने अलाउंसेस कवर किए. आज की क्लास में हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स देखेंगे और फर्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट कवर करेंगे. तो आज की क्लास शुरू करते हैं. सो रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हैं? वो बेनिफिट्स और अमाउंट्स जो एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाएगा. अब अगर आप एज एम्प्लॉय कुछ भी अमाउंट या बेनिफिट आप रिसीव करते हो तो वो आपकी बेसिक में जाके ऐड हो जाता है और वो टैक्सेबल हो जाता है. तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि ये जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको अमाउंट दिया जाता है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आपने फाइंड आउट करनी है और कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट है. सो फर्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ग्रेच्युटी इज अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज पास्ट सर्विसेज. यानी एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर के पास कंटिन्यूअसली काम किया है और अच्छा काम किया है तो उसकी पास्ट सर्विसेज को रिकॉग्नाइज या फिर अप्रिशिएट करने के लिए एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी उसको पेमेंट की जाएगी, एक लमसम अमाउंट जो पे किया जाएगा, उसको हम ग्रेच्युटी बोलते हैं. ठीक है, एम्प्लॉय की पास्ट सर्विसेज को देखते हुए उसको अप्रिशिएट करने के लिए जो अमाउंट एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयज रिटायरमेंट पे किया जाएगा उसको हम ग्रेच्युटी बोलेंगे. अब ग्रेच्युटी के बारे में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हम पढ़ रहे हैं. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेच्युटी जो आपको याद रखना है वो है ग्रेच्युटी शेल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years और मोर. यानी जब भी एम्प्लॉय की सर्विस पूरी हो जाती है, टर्मिनेशन का मतलब है इधर सर्विस उसने रिजाइन कर दिया है या फिर उसका रिटायरमेंट है, किसी भी वजह से अगर उसकी सर्विस पूरी हो गई है तो उसकी सर्विस पूरी होने पर, एम्प्लॉय की सर्विस पूरी होने पर अगर कंटिन्यूअस पीरियड उसका सर्विस का 5 years या उससे ज्यादा है तभी एम्प्लॉय ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने डेफिनेशन देखी कि ग्रेच्युटी का मतलब क्या है. वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयज रिटायरमेंट, किस लिए पे करेगा, उसकी पास्ट सर्विसेज जो भी उसने कंपनी में काम किया, अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको एक पेमेंट दी जाएगी एट द टाइम ऑफ हिज और हर रिटायरमेंट. उसको हम ग्रेच्युटी बोलते हैं. लेकिन ग्रेच्युटी के लिए, ग्रेच्युटी रिसीव करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने कंटिन्यूअसली 5 years और मोर कंपनी में काम किया हो. अगर आपका पीरियड ऑफ सर्विस 5 years से कम है तब आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज द कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years shall not be necessary where the termination of employment of an employee is due to death और disablement. disablement किस वजह से? ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी, ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कंपनी में 5 years और मोर की सर्विस, आपकी कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए. लेकिन आपकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट हुई और टर्मिनेशन का रीजन क्या था? एम्प्लॉय की डेथ या डिसेबिलिटी की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी डिजीज की वजह से आप अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पाए और आपका सर्विस पीरियड खत्म हो गया. अगर ये दो रीजन है, डेथ एंड डिसेबलमेंट, तो इन दो रीजंस में 5 years की ये जो कंडीशन हमने सेकेंड पॉइंट में देखी, 5 years और मोर वाली जो कंडीशन देखी, इन दो पॉइंट्स में ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी.
5 ईयर्स की। इसका मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है आफ्टर 2 और 3 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, अब ये 2 और 3 ईयर का पीरियड जो है 5 ईयर्स से कम है, लेकिन सर्विस टर्मिनेट होने का रीजन था कि एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो उस केस में दैट एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। ठीक है, तो ये हमारी वैसे कंडीशन है ग्रेचुटी रिसीव करने के लिए कि आपका पीरियड ऑफ सर्विस जो है, कंटिन्यूअस सर्विस आपकी 5 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी सर्विस टर्मिनेट हो जाती है और टर्मिनेट होने का रीजन है डेथ और डिसेबलमेंट, तो फिर ये 5 ईयर्स वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इससे कम अगर ईयर्स हैं तो भी आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट में एलिजिबिलिटी 5 ईयर्स और मोर की, और थर्ड पॉइंट में इस वाले पॉइंट का एक्सेप्शन, यानी कब 5 ईयर्स और मोर वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, जब आपकी सर्विस का टर्मिनेशन का रीजन डेथ और डिसेबलमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज any gratuity paid to an employee while he continues to remain in service with the same employer is taxable। ग्रेचुटी क्या है? हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी हम ये कह रहे हैं ये वाला जो अमाउंट है जिसको हम ग्रेचुटी बोल रहे हैं, वो आपको एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाएगा। अगर आपको विद इन सर्विस, जब आप सर्विस में हो तब आपको ग्रेचुटी अगर रिसीव होता है, तो वो आपका पूरा का पूरा ग्रेचुटी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप विद इन सर्विस ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट इज कंप्लीटेड सर्विस मीन एंड एम्प्लॉयज टोटल सर्विस, जो हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हमने बात की है कंटिन्यूअस सर्विस की। ठीक है, ये 5 ईयर्स और मोर हो, तो ये जो कंप्लीटेड सर्विस है, किसको हम बोलेंगे कि इतने साल उसके कंप्लीटेड सर्विस माने जाएंगे। कंप्लीटेड सर्विस मीन एंड एम्प्लॉयज टोटल सर्विस, जो भी उसकी टोटल सर्विस होगी अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयर अदर देन द वन फ्रॉम हुज सर्विस ही रिटायर्ड। यानी करेंटली अगर वो जिस भी एम्प्लॉयर के अंडर वो काम कर रहा है करेंटली, उससे पहले जितने भी एम्प्लॉयर के अंडर वो काम कर चुका है वो भी उसके सर्विस पीरियड में काउंट होंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड ही वॉज नॉट पेड ग्रेचुटी बाय द फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो ये वाला कंप्लीटेड सर्विस जो है वो पुराने जो भी एम्प्लॉयर्स थे वहां पे जो उसका पीरियड ऑफ सर्विस था उसको कंप्लीटेड सर्विस में काउंट करने के लिए कंडीशन क्या है कि पुराने एम्प्लॉयर्स से उसको ग्रेचुटी रिसीव ना हुई हो। ही वॉज नॉट पेड ग्रेचुटी बाय द प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। अगर पहले के एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी पे की होगी तो वो उसका कंप्लीटेड सर्विस में काउंट नहीं होगा। सपोज एक एम्प्लॉय है जो कि ABC 3 एम्प्लॉयर्स के पास उसने काम किया है, करंट एम्प्लॉयर जो है वो उसका C है। ठीक है, A, B एंड C 3 एम्प्लॉयर्स हैं। करंट एम्प्लॉयर इज C से पहले B एंड A के पास एम्प्लॉय काम कर चुका है। A एंड B दोनों से ही उसको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई, तो इसके पास A के पास जितना उसने काम किया, जितने भी ईयर्स काम किया, B के पास जितने भी ईयर्स काम किया और C के पास जितने भी ईयर्स काम किया, रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारा उसका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। कंडीशन यही है कि प्रीवियस एम्प्लॉयर्स से उसको ग्रेचुटी रिसीव ना हुई हो। सपोज A से उसको ग्रेचुटी रिसीव हुई तो फिर A के अंडर उसने जितने भी ईयर्स काम किया है ये उसका कंप्लीटेड सर्विस में काउंट नहीं होगा जब वो C के पास से रिटायर होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ग्रेचुटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो आपको याद रखने हैं। अब हम देख रहे हैं कि ग्रेचुटी जो आपको रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी। ठीक है, कैसे आप उसको टैक्सेबल करोगे।
तो यहां पे मैंने एक चार्ट बनाया है। ग्रेचुटी कैन ईदर बी रिसीव्ड बाय, कौन ग्रेचुटी रिसीव करेगा? तो ग्रेचुटी या तो एम्प्लॉयर खुद रिसीव कर सकता है एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो भी उसका लीगल हायर है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे ग्रेचुटी रिसीव करेगा। ठीक है, दो कंडीशन है, या तो एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट खुद अपनी ग्रेचुटी रिसीव करे, और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉय का जो लीगल हायर है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे ग्रेचुटी रिसीव करेगा। अब इसकी टैक्सेबिलिटी आप कौन से हेड में करोगे? अगर एम्प्लॉय खुद रिसीव कर रहा है ग्रेचुटी तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरीज। और अगर एम्प्लॉय का जो लीगल हायर है वो रिसीव कर रहा है तो उस केस में लीगल हायर के लिए ये ग्रेचुटी जो है वो उसके एम्प्लॉयर से तो नहीं है, क्योंकि लीगल हायर का तो एम्प्लॉयर नहीं है। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर तो जो है वो एम्प्लॉय का था जिसकी डेथ हो गई, लेकिन लीगल हायर अमाउंट रिसीव कर रहा है, तो लीगल हायर के लिए ये ग्रेचुटी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, कैलकुलेशन एग्जम्प्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन वैसे ही होगी, लेकिन जो आपका हेड है वो चेंज हो जाएगा। टैक्सेबल करने का जो हेड है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लीगल हायर के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन नहीं है। लीगल हायर तो एम्प्लॉय के बिहाफ पे अमाउंट रिसीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय खुद रिसीव कर रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो यहाँ पे सैलरी में टैक्सेबल होगा, और लीगल हायर के केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब टैक्सेबल वैल्यू आपको निकालनी कैसे है? तो ग्रेचुटी या तो आप रिसीव करोगे ड्यूरिंग सर्विस, या फिर रिसीव करोगे एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, या अगर डेथ हो जाती है तो लीगल हायर को दिया जाएगा, या एम्प्लॉय रेजिग्नेशन दे देता है तब उसको ग्रेचुटी रिसीव होगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी आपका बेसिक में ऐड हो जाएगा। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे, यानी जब भी आपकी सर्विस टर्मिनेट हो रही है ईदर बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट या डेथ या फिर रेजिग्नेशन, इन किसी भी रीजन की वजह से आपकी सर्विस टर्मिनेट हो गई है और उस टाइम पे आपको ग्रेचुटी मिल रही है, तो फिर इसको हमने फर्दर डिवीजन किया है। फर्स्ट डिवीजन क्या है? गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑफ लोकल अथॉरिटी। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो उसके लिए ग्रेचुटी का जो भी अमाउंट है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को या एम्प्लॉइज ऑफ लोकल अथॉरिटी को। ठीक है, फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है एम्प्लॉइज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो अगर एम्प्लॉय कवर होता है इस पर्टिकुलर एक्ट में, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अगर एम्प्लॉय कवर होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने के लिए, और टैक्सेबल वैल्यू जैसे हम हमेशा निकालते हैं टोटल ग्रेचुटी के अमाउंट में से एग्जम्प्टेड वैल्यू लेस कर देंगे तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, यहाँ पे हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालना सीखेंगे। और इसके अलावा अदर एम्प्लॉइज, अब अदर एम्प्लॉइज में कौन से एम्प्लॉइज आ जाएंगे? वो एम्प्लॉइज जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते, वो अदर एम्प्लॉइज में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास कंडीशंस हैं, यहाँ पे जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो एग्जम्प्टेड वैल्यू आ जाएगी, टोटल ग्रेचुटी के अमाउंट में से एग्जम्प्टेड वैल्यू लेस करेंगे तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाले पॉइंट्स तो सिंपल हैं। अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपने ग्रेचुटी रिसीव करी है तो कोई भी डिवीजन नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलग हो और अदर एम्प्लॉइज के अलग हो, सबके लिए वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट के टाइम पे या सर्विस टर्मिनेट होने पे
आपने ग्रेचुटी रिसीव की है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। और यहाँ पे आपका अगर एम्प्लॉय कवर होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में तो कंडीशन है एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने की, और अगर अदर एम्प्लॉयज हैं तो कंडीशन है एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने की। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एम्प्लॉयज जो हमारे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है अगर हमें एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी फाइंड आउट करनी है तो। अब यहां पे लिखा है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी 3 कंडीशंस है, 3 अमाउंट आएंगे हमारे पास, 3 कंडीशन से हमारी कैलकुलेशन करके 3 अमाउंट आएंगे। तीनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी। टोटल वैल्यू में से लेस कर दोगे एग्जम्प्टेड वैल्यू तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन इज अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी आपको रिसीव हुआ है वो फर्स्ट कंडीशन का अमाउंट हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में लिख देना है। सेकेंड इज ₹20 लाख, अब ये फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड लिमिट कर दी है, 20 लाख आपको सेकेंड कंडीशन में लिखना है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले कभी एग्जम्पशन अवेल की है ग्रेचुटी की तो वो ये 20 लाख में से लेस हो जाएगा। ठीक है, पहला तो सिंपल है, जितना भी टोटल ग्रेचुटी रिसीव किया उतना अमाउंट लिख दो। सेकेंड आपके लिए फिक्स्ड लिमिट है 20 लाख, अगर कोई एग्जम्पशन पहले अवेल की है तो वो यहां पे लेस हो जाएगा। थर्ड इज 15 days सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months। ठीक है, 15 days की आपको सैलरी लेनी है, कितने साल तक के लिए, हर कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months का मतलब है कि अगर सपोज आपका ईयर ऑफ सर्विस इज 11 years and 7 months, ठीक है, तो इसको आप, ये आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बनेगा 12 years। ठीक है, तो इन एक्सेस ऑफ 6 months का मतलब है कि अगर 6 months से ऊपर अगर आपके मंथ्स होते हैं तो इसको आप 1 year काउंट करोगे, तो 11 years और 7 months को हम 1 year काउंट करेंगे, तो ये टोटल सर्विस जो है आपकी 12 years की हो गई। और इन एक्सेस ऑफ 6 months लेना है, यानी 6 months या फिर उससे कम होता है, जैसे अगर यहां पे हो जाए 11 years and 6 months तो ये सर्विस होगी आपकी टोटल 11 years की। 11 years and 5 months हो जाए तो भी 11 years की होगी, लेकिन 6 months से अगर एक्सेस हो जाता है 7 months, 8 months या 12 months तो फिर उसको हम 1 year काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हैं उसके हिसाब से आपने 15 days की सैलरी काउंट करनी है। अगर सीजनल इंडस्ट्रीज है, यानी वो इंडस्ट्रीज जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पे काम नहीं होता है, वहां पे सीजन के हिसाब से काम होता है, जैसे शुगर केन की कोई फैक्ट्री है तो जो भी सीजन होगा उसके हिसाब से काम होगा, और जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको वेजेस भी सीजन के हिसाब से मिलती हैं, तो वहां पे 15 days के बजाय आपको 7 days की सैलरी फाइंड आउट करनी है। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन से आपके पास 3 अमाउंट आ जाएंगे। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी जो भी आपको एक्चुअली रिसीव हुआ वो ₹20 लाख, अगर कोई एग्जम्पशन है तो वो यहां से लेस हो जाएगा, और 15 days की सैलरी आपको निकालनी है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months। ये ध्यान में रखना है, 6 months से अगर एक्सेस हो जाएगा तो वो 1 year काउंट होगा, और फिर टोटल आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो है वो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे 3 अमाउंट आ गए, 3 में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा, मिनिमम होगा, वो आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी, और टोटल ग्रेचुटी के अमाउंट में से लेस कर देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ अगर हमारे एम्प्लॉइज कवर होते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एम्प्लॉइज कवर हैं या फिर कवर्ड नहीं है। कवर्ड नहीं होंगे तो वो अदर एम्प्लॉइज में आ जाएंगे और फिर आप ये कंडीशंस लगाओगे। तो यहां पे अब हम अदर एम्प्लॉइज पे आ जाते हैं।
अदर एम्प्लॉयज के केस में यहाँ पे फिर से आपके पास 3 कंडीशंस है, 3 में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आपका एग्जम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट 2 कंडीशंस जो हैं वो सेम है, जैसा हमने इस केस में देखा, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड और यहाँ पे ₹20 लाख लेस एग्जम्पशन अवेल्ड इफ एनी, तो ये दोनों तो सेम है। थर्ड कंडीशन में फर्क आ जाता है, यहाँ पे हम ले रहे थे 15 डेज की सैलरी, यहाँ पे आपको लेनी है हाफ मंथ की एवरेज सैलरी, मतलब पहले आप एवरेज सैलरी निकालोगे और फिर उसको हाफ कर दोगे, तो हाफ मंथ की एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पे आपको ध्यान में रखना है, यहां पे आगे स्टेटमेंट नहीं है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, जैसे यहां पे था इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, यहां पे सिर्फ लिखा है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसका क्या मतलब है, जितने भी ईयर कंप्लीटेड होंगे वही आपने कंसिडर करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 11 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, इस केस में जहां पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो रहे हैं एम्प्लॉय, उस केस में 11 ईयर्स एंड अगर 7 मंथ्स हैं, 11 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, तो इसको हम 12 ईयर्स कंसिडर करेंगे। लेकिन इस केस में अदर एम्प्लॉयज के केस में जितने भी कंप्लीटेड ईयर हैं वही हमने काउंट करना है, मंथ को हम स्किप कर देंगे। जैसे 11 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज 11 ईयर्स, ये आप 12 में कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है। इवन यहाँ पे 11 मंथ्स भी हो, 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, तो भी आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 11 ईयर्स ही रहेगा। तो जितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं वही आपने कंसिडर करना है और उतने ईयर्स की आपने हाफ मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि थर्ड पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, वो क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो आता है ये सैलरी का, जैसे हमने अलाउंसेस में भी पढ़ा कि एचआरए में सैलरी की अलग डेफिनेशन थी, तो हमें यहाँ नहीं पता कि 15 डेज सैलरी अगर हम बोल रहे हैं तो सैलरी का मीनिंग क्या है, या फिर हम बोल रहे हैं हाफ मंथ की एवरेज सैलरी, तो ये एवरेज सैलरी में आपका क्या क्या इंक्लूड होगा। जैसे एचआरए में बेसिक, डीए, जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट होता है और कमीशन, वो इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे सैलरी का मीनिंग और एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या है, हम वो देखते हैं। सो मीनिंग ऑफ सैलरी, फर्स्ट केस जो हम देख रहे थे जिसमें एम्प्लॉइज अगर कवर होते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, तो उस केस में सैलरी का मीनिंग इज बेसिक प्लस डीए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो डीए के आगे मैंने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, जो मैंने एचआरए के केस में लिखा था। अगर आप पुरानी वीडियोस देखो तो वहां पे मैंने एचआरए के केस में आगे लिखा था एज पर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब सिर्फ जो रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट होगा डीए का वो आपने यहाँ कंसिडर करना है, लेकिन इस केस में आगे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा डीए, जितना भी डीए आपको दिया गया है वो आप ऐड कर दोगे बेसिक में, तो ये आपकी सैलरी आ जाएगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक है। तो एक केस हमने ये देखा, दूसरा केस हमने देखा अदर एम्प्लॉइज का। अदर एम्प्लॉइज के केस में सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी, हमने ये देखा कि उसमें लिखा है हाफ मंथ एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमें पहले सैलरी निकालनी पड़ेगी। सैलरी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बेसिक प्लस डीए। अब आप फर्क देख रहे हो, यहाँ पे डीए के आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है और यहाँ पे डीए के आगे स्टेटमेंट है, तो बेसिक प्लस डीए एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यानी ये तो आपका एचआरए वाला ही है सेम। तो टोटल डीए में से जितना भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा वो वाला डीए यहाँ पे लेना है, और कमीशन जो भी आपकी टर्नओवर का फिक्स्ड परसेंटेज जो भी कमीशन का होगा वो आपने यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अदर एम्प्लॉइज के केस में सैलरी की डेफिनेशन जो है वो आपकी ये वाली है। जैसे ही आपकी सैलरी आ जाती है फिर आपने एवरेज सैलरी निकालनी है। अब एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। एवरेज सैलरी का मीनिंग इज 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी।
कौन सी डेट से कौन से पीरियड से 10 मंथ्स आप कंसिडर करोगे? इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये ध्यान रखना है। यानी अगर सपोज सितंबर में किसी भी डेट पे रिटायरमेंट हुई है तो हमें डेट मैटर नहीं करता है, मंथ इज सितंबर। तो सितंबर का मंथ छोड़ के उसके पहले, इमीडिएटली पहले के जो 10 मंथ्स हैं उसकी आपने एवरेज सैलरी उन मंथ्स की कंसिडर करनी है। ठीक है, तो एवरेज सैलरी कैसे निकालोगे? 10 मंथ्स की आपने लेनी है, तो 10 मंथ्स की जो सैलरी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग जो आप सैलरी निकालोगे, अगर मैं उसको 10 मंथ्स की सैलरी डिवाइडेड बाय 10 कर दूं तो वो आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी 10 मंथ्स की। ठीक है, तो पहले 10 मंथ्स की सैलरी निकालनी है इसके अकॉर्डिंग और फिर उसका एवरेज निकाल देना है, तो वो आपकी 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी हो जाएगी और यही आपकी एवरेज सैलरी की डेफिनेशन है। तो अदर एम्प्लॉइज के केस में आपको ध्यान रखना है, पहले सैलरी निकालना है फिर एवरेज सैलरी निकालना है। और अगर ये वाला केस है जहां पे एम्प्लॉइज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो यहाँ पे तो एवरेज सैलरी का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए। तो ये हमारा ग्रेच्युटी का कंसेप्ट था। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेच्युटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये जो भी हमने, अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये कैसे कैलकुलेशन होगा या एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, तो वो हम उसमें कवर अप कर लेंगे। ओके, तो हम अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।